सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं विकास कुमार, आपका प्यारा दोस्त एंड होस्ट। मैं लेकर आ गया हूं साथियों आपके लिए आज का करंट अफेयर्स का शो। जैसा कि आप देख पा रहा हूं मैं कुछ दिनों से जिस प्रकार हमारी संडे की क्लास होती है उसके बाद जैसे ही मंडे की क्लास आती है बच्चे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? बच्चों को नींद ज़्यादा आ रही है या संडे की थकान से वो उठ नहीं पाते? इसकी वजह क्या है? अगर कोई इसकी पर्सनल वजह है तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा, और अगर पढ़ने में इच्छा नहीं है तो वो अपनी मर्जी है। लेकिन हम जिस प्रकार सेशन की बात करते हैं तो ये जो सेशन हो रहे हैं ना आपके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो साथियों इन सभी को देखते हुए ये सेशन बनाए जा रहे हैं, और मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन जो सेशन हो ना, डे बाय डे कुछ ना कुछ इनमें क्या किया जाए, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर किया जाए। इस तरह से बदलाव किया जाए कि बच्चों को स्टैटिक जीके का पार्ट मिले, अच्छी तरह इनकी तैयारियाँ हो, सारी नियुक्तियाँ, सारे युद्ध अभ्यास, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो, ताकि किसी भी प्रकार की बुक पढ़ने की इनको ज़रूरत ना पड़े और इसी क्लास के मैटर से आपको सब कुछ मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जब मिलेगी, इसका फ़ायदा आपको जब होगा जब आप डेली क्या करोगे, क्लास को ज्वाइन करोगे, डेली पढ़ाई करोगे। लेकिन क्या होता है, बच्चे आते भग जाते, आते भग जाते। लेकिन ये डीमोटिवेशनल का जो काम होता है ना, ये खुद के लिए कर रहे हो प्यारे बच्चों, मैं हमारे लिए नहीं कर रहे साथियों। आप खुद के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, और आप ही इन सभी चीज़ों को लेकर एक ना एक दिन पछताने वाले हो। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इस लॉकडाउन में कोचिंग ओपन नहीं है, लॉकडाउन में लगे हुए थे, तो लॉकडाउन के कारण कोचिंग ऑफलाइन सब बंद है। ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। एजुकेशनल सेक्टर में सब टीचर अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ अगर समस्याएं हैं बच्चों के साथ तो उनको मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा, उनको निपटाने की हम बात करेंगे। फिर भी अगर आपका अच्छा सा मूड है पढ़ने का और साथियों को जोड़ने का, तो इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी मंत्रिमंडली को, जिससे कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपके पास लिंक है सब में आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम बात करते हैं अपने सेशन की और करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट स्टार्ट। आज की मोटिवेशनल लाइनें प्यारे बच्चों जो आपको ऊर्जावान बनाएगी और साथ के साथ आपको ऐसा जरिया बनाएगी, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। साथ के साथ आप अपने आने वाले एग्जाम में क्या करोगे, प्रोग्रेस करोगे, और इसी रूटीन के साथ डेली नोट्स बनाते जाओ और डेली अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जाओ और आपके सपनों को पूरा करने के साथ मेरे साथ जुड़ते जाओ। तो हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज की मोटिवेशनल लाइनें प्यारे बच्चों, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। जैसे कि कुछ प्यारे बच्चे आते हैं और 2 मिनट में वापस चले जाते हैं। देखा होगा आपने संडे का स्पेशल सेशन, मैंने सबको देखा है। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूरी पर आप चलकर मंजिल मिलेगी। मतलब कुल मिला के कि आप जैसे कि यहाँ से 10 किलोमीटर जा रहे हो, अब 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आप पहुंच गए 5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन जैसे कि आप वापस लौटना चाहते हो, थक गए, हार गए, मेहनत करने का आपके अंदर जुनून सा नहीं रहा, तो क्या होगा भैया, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थक जाते हो। लेकिन जिस प्रकार आप पीछे जाओगे उन 5 किलोमीटर में, उतना तो आप मंजिल तक भी तो पहुंच सकते हो। उस मंजिल को पाने के लिए जो थकान है ना, उसको एक साइड हटाओ और मंजिल पाने के लिए आगे के 5 किलोमीटर चलो, ना कि पीछे के 5 किलोमीटर। जिस प्रकार आपके एग्जाम हो गए उनको बत दोहराओ, उनमें गलतियां निकालो कि मैंने क्या गलती की थी, मैंने क्या नहीं सीखा था, मेरे क्या क्वेश्चन थे और मेरे क्या क्वेश्चनों से मुझे क्या गलतियां हुई थी, मेरा कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए कमज़ोर था और किस सब्जेक्ट को कितना मजबूत बनाना है जिसके कारण मैं एग्जाम में नहीं रहूँगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे की ओर जाना है। यार मैं 1 नंबर से रहा हूँ, 2 नंबर से रहा हूँ, 50 नंबर से रहा हूँ, अरे यार तुम किससे भी रह गए ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे अपना इतिहास रखते हैं, इतिहास लिखते हैं अपनी मेहनत के दम पर। और आप जो पसीना मेरे साथ बहाओगे ना, वही पसीना आपका काम आने वाला है आने टाइम में। वरना आपको पता है पसीना बहाने के लिए आपको जगह भी नहीं मिलेगी, और आप जितनी मेहनत करना चाहोगे बाद में, वो मेहनत आज कर लो, क्योंकि बाद में भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको किसी ना किसी सेक्टर में, यदि आपको जीवन जीना है तो। आगे चलते प्यारे बच्चों, करते हैं आज की शुरुआत। और साथियों हम आज की शुरुआत में पढ़ेंगे आज के जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आज को आपको है ना
इतने तथ्यात्मक जानकारी देने वाला हूं जो कि आपका आने वाले सभी एग्जाम में कम से कम बिल्कुल उनमें से क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, बिल्कुल रुकेगा नहीं। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो करते हैं आज की क्वेश्चन की स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आज का प्यारे बच्चों हमारे साथ, वो है साथियों, फेसबुक द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है। तो भैया फेसबुक ने क्या किया है, अभी हाल ही में फेसबुक ने एक शिकायत अधिकारी लॉन्च कर दिया है। लॉन्च का मतलब हो गया एक शिकायत अधिकारी बिठा दिया गया है। अब ये शिकायत अधिकारी बिठाने की क्या जरूरत पड़ी, तो साथियों क्या हुआ, 25 फरवरी 2021 को, कब 25 फरवरी 2021 को इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडिया गवर्नमेंट ने ये किया था कि बोला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है, इनसे सभी से क्या बोला था इंडिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास 50 लाख से ज़्यादा 50 लाख प्लस उपयोग करता है और इस उपयोग करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक शिकायत अधिकारी बिठाना पड़ेगा और एक शिकायत अधिकारी बिठाकर क्या करेगा, जो भी यूजर्स की प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम्स को वो क्या करेगा, लेगा और उस प्रॉब्लम्स को लेगा वो 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, उन प्रॉब्लम्स को वो 24 आवर के अंदर ले लेगा और 24 आवर के अंदर वो संतुष्टि कर लेगा उन प्रॉब्लम्स की, हाँ भाई इसकी ये समस्या सही है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसका निपटारा करेगा 15 दिन के अंदर, क्या करेगा 15 दिन के अंदर उसका क्या कर देगा, निपटारा कर देगा, मतलब उस समस्या का सुलझाना कर देगा। अगर फेसबुक की हम बात करते हैं तो भारत में अगर फेसबुक की बात करते हैं साथियों, तो फेसबुक के लगभग 40 करोड़ यूजर है। कितने, 40 करोड़ यूजर किसके, फेसबुक के। और अभी हाल ही में इन सभी चीज़ों को देखते हुए फेसबुक के द्वारा शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जिनका नाम है स्मृति प्रिया। क्या नाम है, स्मृति प्रिया जिनका नाम है। और ये फेसबुक के क्या बन गई है, शिकायत अधिकारी बन गई है। फेसबुक ने एक शिकायत अधिकारी क्यों बिठाया, क्योंकि फेसबुक ने इसलिए शिकायत अधिकारी बिठाया क्योंकि अगर 50 लाख के ऊपर इनके उपयोग करता है तो उनको उन पे एक शिकायत अधिकारी बिठाएगा जो कि आने वाली सभी समस्याओं को 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, संतुष्टि करेगा और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर उनको क्या करेगा, सुलझाने की कोशिश करेगा, मतलब उनको सुलझाएगा। ठीक है, आगे इनके बारे में जानते हैं। तो देखो आगे चलते हैं, बताता हूं मैं आपको। तो ये देखो साथियों, ये हम बात करते हैं फेसबुक नेम्स स्मृति प्रिया एज ग्रीवेंस ऑफिसर। क्या बोला जाता है, इसे ग्रीवेंस ऑफिसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीवेंस ऑफिसर बोला जाता है। अब इनका क्या काम होगा, तो इनका काम क्या होगा, देखो इनका काम ये होगा साथियों, तो इनका काम, एक सेकेंड, ये इनका काम होगा यूजर की शिकायत पर 36 घंटे में हटाना होगा कोई कंटेंट। अगर किसी यूजर ने किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया या गलत कंटेंट डाल दिया, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये शिकायत अधिकारी अपनी समस्या को लेगा और अपनी समस्याओं को वो क्या करेगा, 36 घंटे के अंदर यदि कोई कंटेंट ऐसा दिखता है उनको, तो उनको हटाना होगा उस कंटेंट को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो व्हाट्सएप में हो या फिर गूगल में हो, कहीं पर भी हो। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर शिकायत मिलने की पुष्टि करेंगे, ये शिकायत अधिकारी के काम होंगे। 15 दिन के अंदर शिकायत का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और जो पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट होते हैं उनको 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। ये सारे शिकायत अधिकारी के काम होंगे। अब ये तो शिकायत अधिकारी के काम हो गए, साथ के साथ अब मैं आपको बता दूं तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कौन नियुक्त किया गया है। तो भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर की मैं लिस्ट बताता हूं, जिसमें कि हम जानते हैं साथियों। तो देखो अभी हाल ही में व्हाट्सएप की हम बात करते हैं, जिसकी दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सबसे ज़्यादा यूजर इंडिया में है। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर है। 53 करोड़ यूजर है। कहाँ है, इंडिया में, भारत में 53 करोड़ यूजर क्या करते हैं, व्हाट्सएप को चलाते हैं। और इसके लिए जो शिकायतकर्ता अधिकारी है, शिकायत अधिकारी, इनको नोट कर लेना आप। शिकायत अधिकारी की हम बात करते हैं तो शिकायत अधिकारी कौन है इनके, तो शिकायत अधिकारी, एक सेकंड यार, शिकायत अधिकारी बनाए भैया
प्रेस बी लाल को व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी किन्हें बनाया गया है? प्रेस बी लाल को व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी बनाया गया है। ये कहाँ पे बैठेगा? तो ये बैठेगा हैदराबाद भारत में। कहाँ बैठेगा? हैदराबाद भारत में। तो ठीक है, व्हाट्सएप के लिए प्रेस बी, ध्यान रखना है, प्रेस बी लाल, व्हाट्सएप के लिए प्रेस बी लाल। अगर हम बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर की भारत में हम बात करते हैं तो इसके 1 करोड़ यूजर है। कितने यूजर है? 1 करोड़ यूजर किसके? ट्विटर के। और ट्विटर के जो बनाए गए शिकायत अधिकारी, तो ट्विटर के शिकायत अधिकारी बनाए गए प्यारे बच्चों, किन्हें बनाया गया है? धर्मेंद्र चतुर को। किन्हें बनाया गया है? धर्मेंद्र चतुर को। धर्मेंद्र चतुर को ट्विटर का शिकायत अधिकारी बनाया गया है। और ये कहाँ बैठेंगे? बेंगलोर भारत में। कहाँ बैठेंगे? बेंगलोर भारत में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को ज़बरदस्त आप क्या कर दो? शेयर कर दो। आगे हम बात करते हैं फेसबुक की, और फेसबुक की हमने बात कर ली है साथियों। तो आपके साथ फेसबुक की बात करते हैं तो 40 करोड़ इसकी यूजर है, 40 करोड़ इसके यूजर है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसकी जो बनाई गई है वो बनाई गई है शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को। किनको बनाया गया है? शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को बनाया गया है। किसका? फेसबुक का। अगर हम बात करते हैं कहाँ बैठेंगे, तो ये नई दिल्ली भारत में। कहाँ बैठेंगे? नई दिल्ली भारत में। तो व्हाट्सएप का कौन हो गया? प्रेस बी लाल, ट्विटर का धर्मेंद्र चतुर, फेसबुक की स्फूर्ति प्रिया, और गूगल की हम बात कर लेते हैं सुंदर पिचई जी की। ये है जो अभी हाल में सुंदर पिचई गूगल के सीईओ है। और जोए ग्रीयर, क्या नाम है? जोए ग्रीयर की हम बात करते हैं, जो गूगल के शिकायत अधिकारी बने हैं, और ये बैठेंगे अमेरिका में। कहाँ बैठेंगे? अमेरिका में। तो आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी। व्हाट्सएप के 53 करोड़, ट्विटर के 1 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़, और गूगल की जो बात करते हैं जोई ग्रीगर, प्रेस बी लाल, धर्मेंद्र चतुर, स्फूर्ति प्रिया और जोई ग्रीगर, इनके क्या बने? ग्रीवेंस ऑफिसर बने फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके ट्विटर के, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं वह फेसबुक की स्थापना, तो आपको पता है फेसबुक के बारे में आप सब अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक की जो स्थापना हुई थी फरवरी 4, 2004 को। कब हुई थी? फरवरी 4, 2004 को हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे वो मार्क जुकरबर्ग, एंड्रयू मैकलम, डस्टिन मॉस्क्यूज या क्रिस हग्स, ये इनके नाम है। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। कहाँ हेडक्वार्टर है? कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ कौन है? वो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ये सारे कंटेंट है, ये तथ्यात्मक जानकारी है साथियों, जिसको आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं इसी में। तो आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में जो ग्रीवेंस ऑफिसर बने गए हैं, इनकी ये पूरी लिस्ट है। और ये पूरी लिस्ट है, और ये कूएप है ना, कूएप, ये भारत का कूएप है। क्या है? भारत का कूएप है। आगे से ध्यान रखते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। इसके पहले ये सारी चीज़ें अगर आपने नोट नहीं की है तो नोट कर लेना, और कंटेंट के लिए पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई जो बैंक है, इसके वापस से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्या नाम है साथियों? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को वापस से क्या बना दिया गया है? वापस से आईसीआईसीआई बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है, ठीक है। अभी कितने साल के लिए बनाया गया है? तो 1 जुलाई से ये कार्यभार संभाल लेंगे वापस से, और इनको 3 साल तक इनको इस बार दिया गया है अध्यक्ष का। 3 साल तक के लिए ये अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में बात करेंगे। और ये कब से काम कर रहे हैं? पहले 2018 से पहले अध्यक्ष बने थे। ये 2018 से पहले अध्यक्ष बने थे। कौन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी पहले अध्यक्ष बने थे। अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट है ना, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ICICI की फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष बन गए गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, 1 जुलाई 2021 से कार्यभार संभालेंगे। 3 साल का इनका कार्यभार होगा, ठीक है। और हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें क्या होगा कि जो हम जिसके MD एंड CEO है, MD एंड CEO जो है वो कौन है? इसके संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO है। ये सारी चीज़ें ICICI बैंक के बारे में, और ICICI बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आगे चलते और बात करते हैं इसी के बारे में। तो देखो आगे हम बताता हूँ, देखो आप एक सेकेंड। तो IBI अप्रोच री अपॉइंटमेंट्स ऑफ GC चतुर्वेदी एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक के लिए। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूँ RBI के बारे में आपको पता होगा, RBI के बारे में सारे विद्यार्थी जानते होंगे। देखो RBI की हम बात करते हैं तो RBI के गवर्नर कौन है बताइए? RBI के गवर्नर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर बात करते हैं राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। कहाँ पे था? कोलकाता। बाद में कहाँ बन गया? तो बाद में बन गया मुंबई। इसके वर्तमान में कौन गवर्नर है? तो वर्तमान में गवर्नर कौन है साथियों? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। किसके? RBI की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो RBI अप्रोच रिअपॉइंटमेंट ये किसको बना दिया गया है? चतुर्वेदी साहब जी को अंशकालिक अध्यक्ष बना दिया गया है। किनको? ये रहे चतुर्वेदी साहब, ठीक है। आगे बात करते हैं ICICI की, मैंने बात कर ली आपके साथ। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस का ये इंडस्ट्री है। 5 जनवरी 1994 की इसकी स्थापना हुई थी। MD एंड CEO की हम बात करते हैं तो संदीप बख्शी है। और हम बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका है वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है साथियों। ये सारी चीज़ें आपको ICICI के बारे में ध्यान रखनी है। पूरा निपटारा हो चुका है आपका ICICI बैंक का। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है साथियों आज का, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की है? तकलीफ नहीं भैया, तकनीक। तो किसने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास या सुदृढ़ीकरण का क्या करेगा? शीघ्र पता लगा देगा। मतलब जो भी आपके चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ताउते चक्रवात आया, एस तूफान आया, तो उष्णकटिबंधीय जो इलाके हैं उनमें चक्रवात आने की जो भी संभावना रहेगी उसके बारे में पहले से पता लग जाएगा। और ये पता किसने लगाया है? तो ये लगाया IIT खड़गपुर ने। किसने लगाया है? IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर ने क्या पता लगाया है? तो IIT खड़गपुर ने लगाया कि जो प्रारंभिक चक्रवात होगा, प्रारंभिक चक्रवात जो होगा उसका क्या कर लिया जाएगा? पता लगा दिया जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, ठीक है। ये बारे आपको समझ में आ गई। पहले ये क्या करता था? ये किस तकनीक पर काम करेगा? तो ये काम करेगा एंटी तकनीक पर, एंटी डिटेक्शन तकनीक पर ये काम करेगा, एंटी डिटेक्शन तकनीक पर ये काम करेगा। और इस तकनीक के साथ ये क्या करेगा? प्रारंभिक चक्रवातों का क्या कर लेगा? पता लगा लेगा। और ये किस पर आधारित है? तो जलवायु परिवर्तन के तहत ये पता लगाएगा जलवायु कैसे परिवर्तित हो रही है, जलवायु कैसे आने वाली है, चक्रवात कैसे बनता है, निम्न वायु दाब के कारण चक्रवात बनता है। हमने पूरी डिटेल आपको बताई थी ताउते और एस तूफान जब आया था। और हम बात करते ये पहले किस पर काम करता था? पहले काम करता था रिमोट सेंसिंग पर। रिमोट सेंसिंग जो होता है, रिमोट सेंसिंग पर ये काम करता था। अब किस पे काम करेंगे? ये बनाइए तकनीक एंटी डिटेक्शन तकनीक पर ये काम करेगा। और पहले से जो चक्रवात आएंगे उनके बारे में ये पता लगा लेंगे। अगर IIT में हम बात करते हैं तो
तो आपको पता है अभी हाल ही में IIT इंदौर और IIT कौन सा, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर, IIT इंदौर और IIT जो बात करते हैं कौन सी, भोपाल, जो इसमें क्या सॉरी IIT जो 3 IIT अपने जो अभी हाल में जो रैंकिंग आई थी उन रैंकिंग में क्या थी, टॉप 100 में थी, ठीक है। और हम बात करते हैं जो हम IIT जिसकी बात करते हैं IIT गुवाहाटी की। IIT गुवाहाटी ने क्या किया था साथ ही थोड़े दिन पहले, तो इसने स्मार्ट विंडो विकसित की थी। क्या की थी, स्मार्ट विंडो विकसित की थी। ये सब साथियों को पता होना चाहिए। आप मुझे 2 कमेंट बॉक्स में बता दो, IIT रोपड़ और IIT बात करते हैं मंडी, IIT मंडी के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि IIT मंडी ने क्या किया था, प्रोटीन को अलग किया था। किसको अलग किया था, प्रोटीन को अलग किया था, जिसका नाम था NSP1, कोरोना वायरस का जो प्रोटीन था उसको अलग किया था। अब मुझे ये बता दो IIT रोपड़ ने क्या किया था, बस ये आपको बताना है, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अगर बात करते ताउते तूफान कहाँ से आया था, बताओ, तो ताउते तूफान कहाँ से आया था, अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से। जो ताउते तूफान था साथियों, ये ताउते तूफान कहाँ से आया था, अरब सागर से। कहाँ से आया था, अरब सागर से। और हम बात करते हैं येस तूफान की, तो येस तूफान कहाँ से आया था, येस तूफान आया था साथियों बंगाल की खाड़ी से। और बंगाल की खाड़ी से जो आया था ये येस तूफान, इसका मतलब क्या था, इसका नाम किसने दिया था, तो इसका नाम दिया था ओमान ने। किसने दिया था, ओमान ने। इसका मतलब क्या था, निराशा। क्या नाम था, निराशा। इसका मतलब क्या था, निराशा इसका मतलब था। और आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं इसमें ताउते तूफान किसने दिया था, तो ताउते तूफान किसके आधार पर दिया था, जो गैस को नामक छिपकली थी ना, गैस को नामक एक छिपकली थी, उस नामक छिपकली के आधार पर, गैस को नामक छिपकली के आधार पर इसका नाम दिया गया था। और ये किसने दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से चाप देना है। येस तूफान कहाँ से आया था, तो ये बंगाल की खाड़ी से आया था, ओमान ने इसका नाम दिया था, जिसका अर्थ है निराशा। और साथ के साथ मैं ये भी बता दूँ इसका ना, आप मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, उड़ीसा का आपको भीतरकनिका बताया था। क्या बताया था, भीतरकनिका। और इस भीतरकनिका में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ था। क्या हुआ था, जो वहाँ के मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव जो वन है, उन मैंग्रोव वन और तथा जो पानी के मगरमच्छ है, इनको क्या पहुँचा था, नुकसान पहुँचा था। इस कारण उड़ीसा का जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ये क्या था, चर्चा का विषय बना था। कब, जो ये तूफान आए थे। तो सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल से बताई थी। इसकी स्पीड मैंने आपको बता दी थी, लगभग 172 से 175 किलोमीटर इसकी स्पीड थी। और इसकी स्पीड थी 185 के लगभग इसकी किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी थी। तूफान कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो IIT संस्थान खड़गपुर ने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विकास या मजबूती का शीघ्र पता लगाने में मदद करेगी। किस पर काम करेगी, तो ये एंटी डिटेक्शन तकनीक पर भी यह आधारित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ें ये IIT खड़गपुर है। IIT खड़गपुर के बारे में अगर मैं आपको बात करता हूँ, तो आपको पता है IIT खड़गपुर की हम बात करते हैं, तो देखो एक सेकेंड, IIT खड़गपुर है, जिसका जो स्थापना हुई थी 1951 में, इसकी स्थापना हुई थी। 70 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और जो बात कर रहे हैं, एक सेकेंड यार, हम बात कर रहे हैं, तो इसके चेयरमैन है संजीव गोयनका और वीरेंद्र कुमार तिवारी इसके क्या है, डायरेक्टर है। साथियों, अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइए और इसको ज़बरदस्त शेयर किया करो। आप सेशन को कोई भी बच्चा आकर अगर बग जाता है तो उसे वापस बुलाया करो कि भैया बग मत, अगर तू बगने आता है तो फिर जा मत, अगर आता है बगने तो आया भी मत करो। फिर अगर कोई बच्चा आ रहा है देख के जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पढ़ने की इंटरेस्ट में नहीं है, केवल उसको लाइक करने आता है। तो लाइक करने का कोई मतलब निकलता ही नहीं है यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, लाइक करने आ रहे हो, नेट खत्म कर दो हो जाता है आपका, दिन भर बाबू सोने से बात भी करनी रहती होगी, तो क्या मतलब आ रहा है। तो इस प्रकार से जो भी बच्चे आए, तो वो बच्चे आए तो टोटली पढ़ने आए, और नहीं आए तो मेरे साथ या तो 5 बच्चे जुड़े रहेंगे, 5 का ही सिलेक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। बात करते हैं, हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत सी बार आपको डिटेल से जानकारी दे दी। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दे दीजिए। तो साथियों, बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई थी अभी हाल ही में
सॉरी पुण्यतिथि मनाई गई थी, पुण्यतिथि, और पुण्यतिथि मनाई गई थी 9 जून को। 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया था और इसी के तहत इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था, झारखंड में हुआ था। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया था, आदिवासियों के लिए संघर्ष किया था। और इन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट एक्ट जो अंग्रेजों का था, उस फॉरेस्ट एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया था, जिम्मा उठाया था नेतृत्व का। और उनके जो अंग्रेज सैनिक थे उन छावनियों को छुड़ाने का काम इन्होंने किया था, जो छावनियों पर कब्जा था। और बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनको जहर देकर, स्लो जहर देकर मार दिया, ठीक है। और इनके रिश्तेदार ने किसी परिचित ने इनका पता बताया था अंग्रेजों को 500 रुपये के लालच में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होगी। तथा ये बात और बता दूं मैं आपको कि जो इनके नाम पर है, संसद में इनका फोटो लगा हुआ है एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। और साथ के साथ में झारखंड का रांची एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये इनके नाम से ऐतिहासिक स्थल है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और बात करते हैं इनके बारे में। हमने बढ़िया डिटेल से बात की हुई है, हमारा सेशन रखा हुआ है यूट्यूब में, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इनके फादर का नाम था सुगना मुंडा और मदर्स का नाम था कार्मिक हत्तू। और बर्थ ईयर ये मैंने बता दिया। और इनको जेल में इनकी डेथ हो गई थी। आगे बात करते हैं तो इनका एक वो नारा था, उन बुलान नारा, आपको पता होगा उन बुलान नारा। इसके अलावा मुंडा जी ने जो 1897 से 19 तक मुंडा जी ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। और गुरिल्ला युद्ध के चलते हुए अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी की थी 500 रुपये के लालच में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखी होगी और आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने लायक है। किसने घोषणा की है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ एक आधिकारिक भागीदारी बनाने के लिए 3 साल के लंबे समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इसके साथ अभी हाल में 3 साल के लिए लंबे समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये किसने किया है? तो पहले हम निपटारा कर लेते हैं ICC का। ICC बैंक की स्थापना की हम बात करते हैं तो कब हुई थी? 1909 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1909 में ICC की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर दुबई में है। और हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो कौन है इसके अध्यक्ष? कौन है ICC के? ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले इसके क्या है? अध्यक्ष है। ये तो ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की हम कर ले बात कर रहे हैं। अगर इसके अध्यक्ष की हमने बात कर ली तो इसके CEO कौन है? इसके CEO बताओ कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप दो। तो इसके अध्यक्ष इसके CEO है मनु साहनी। क्या नाम है साथियों? मनु साहनी इनके अध्यक्ष है। और ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है। और इससे बात करते हैं CEO कौन है? मनु साहनी है। मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है तो एक बार धमाकेदार सेंड कर दो आपके विकास के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए ये समझौता किया है। और ये समझौता किसने किया है भैया? तो ये समझौता किया है साथियों किसने? भारत पे ने। आपने सब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, भारत पे। और आप जिसने गूगल पे, भारत पे, पेटीएम ये सब चला रखा है उसको तो ध्यान होगा। तो भारत पे ने क्या किया? ICC के साथ समझौता कर लिया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा कि भारत पे के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कार्यक्रम कर सकते हो। और 3 साल तक जैसे कि हम बात करते हैं ICC का साथ ये देगा। और 3 साल तक भारत पे के माध्यम से ICC के सारे भुगतान, स्टार्टअप, आधार, डिजिटल ये सारे काम ये क्या करेगा। अगर हम बात करते हैं तो 2023 तक ICC के जो आयोजन होंगे सारे, उनमें ये ब्रांड मतलब एक तरह से ब्रांड वैल्यू की तरह काम करेगा, ब्रांड वैल्यू इसका काम करेगा। और 2023 तक ICC के सारे कार्यक्रम के आयोजन में ये भागीदारी निभाएगा। ये हो गई। अगर हम भारत पे की बात कर लेते हैं तो भारत पे की जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2018 में। कब लॉन्च हुआ था? 2018 में भारत पे लॉन्च हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है साथियों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? भारत पे का। आगे चलते बात करते हैं इसी में। तो देखो आप ये देखो, उदार एवं
उदार एवं डिजिटल भुगतान स्टार्टअप भारत पे ने घोषणा की है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ आधिकारिक भागीदारी के लिए 3 साल का लंबा सौदा कर लिया है और समझौते के अनुसार भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। साथ ही साथ 2023 तक सभी आईसीसी के जो आयोजन होंगे इनमें वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन का अंजाम देगा। ये सारे काम कौन करेगा, भारत पे करेगा। ये आईसीसी के बारे में पूरी डिटेल है और ये आपको नोट कर लेनी है। ये हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अश्विनी ग्रोवर इसके फाउंडेशन के फाउंडर है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये फाउंडर्स है किसके, भारत पे के। 2018 में इनको फाउंडर किया गया था, खोजा गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कौन अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का आपको नाम सुना होगा। लियोनेल मेसी का आपने सबने नाम सुना होगा, एक फुटबॉलर है। इनको अभी हाल में पछाड़कर 74 स्ट्राइक गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी बन गए। तो ये खिलाड़ी बन गए भैया सुनील छेत्री। कौन बन गए, सुनील छेत्री। अगर लियोनेल मेसी की बात करते तो इनके थे 72 गोल। कितने गोल थे साथियों, 72 गोल है। इनको पछाड़ कर क्या हो गया, सुनील छेत्री जी जो भारत के हैं, ये भारत के गोलकीपर है, इन्होंने इनको पछाड़ दिया और इनके गोल हो गए 74 स्ट्राइक गोल। कितने हो गए, 74 स्ट्राइक गोल। ये दूसरे नंबर पे आ गए दुनिया की लिस्ट में। और ये बात करते तो कहाँ चले गए, 4th नंबर पर चले गए। और ये 74 स्ट्राइक गोल के साथ कितने नंबर पर आ गए, दूसरे नंबर पर आ गए। गुरु जी दूसरे नंबर, चौथे नंबर की बात कर ली, पहले नंबर पे कौन है, क्यों भाई, है ना। तो बात करते हैं पहले नंबर पे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हमने आप बात की होगी तो रोनाल्डो के बारे में आप जानते होंगे अच्छी तरह। तो ये कहाँ के खिलाड़ी, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी है। कहाँ के, पुर्तगाल के खिलाड़ी है साथियों। तो खिलाड़ियों के देश भी आपको याद रखने हैं। ये कहाँ के, अर्जेंटीना के। ये कहाँ के, भारत के। पुर्तगाल के जो खिलाड़ी है इन्होंने कितने गोल किए थे, 103 गोल स्ट्राइक गोल थे। तो 103 गोल के साथ फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे के भी बता देंगे, चौथे नंबर पे लियोनेल मेसी। तो सुनील छेत्री जी ने लियोनेल मेसी को पछाड़ दिया और क्या बन गए, दूसरे नंबर पर दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ये देखो आप, सुनील छेत्री ओवरटेक्स लियोनेल मेसी विद विटाल ब्रांच इन इंडियाज विन और बांग्लादेश। ये सारी चीज़ें बात रखनी है आपको। अगर हम इस लिस्ट में बात करते तो ये देखो आप, इनको देखिए आप साथियों। तो ये देखो आप, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 गोल के साथ। कितने, 103 गोल के साथ। सुनील छेत्री इंडिया के 74 गोल के साथ। कितने, 74 103। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा, मस्कट अली है, यूएई के है, ये 73, ठीक है, मस्कट साहब है 73 इनके है। लियोनेल मेसी 72 के साथ के है। और रॉबर्ट जो बात करते हैं ये पोलैंड के है, ये 66 गोल के साथ बने हुए। तो फर्स्ट नंबर पे रोनाल्डो, दूसरी में सुनील छेत्री। ये आपको दोनों क्या करने, ध्यान रखने। और लियोनेल मेसी कहाँ चले गए, 4th नंबर पर चले गए। ठीक है साथियों, चले आगे बढ़े। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। और साथ के साथ यार ये काम करो, आप इस सेशन को इतना शेयर कर दिया करो कि ताकि कुछ ना कुछ बच्चे तो जुड़ेंगे अपने साथ। कुछ बच्चे को तो पता लगेगा कि विकास का कंटेंट कैसा है और हम इसमें बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस क्या करते हैं, विद्यार्थी आते हैं, भाग जाते हैं, पता नहीं इतना अर्जेंट काम क्या रहता है इनको, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। या तो ये भीड़ के साथ जाना चाहते हैं, या फिर क्या करते हैं, इनको कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सोचते हैं कि हम तो ठीक है, हमारे करंट अफेयर्स आएंगे, छोड़ देंगे, बाकी किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेंगे, करंट अफेयर्स इतनी ज़रूरी भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन करंट अफेयर्स ही ज़रूरी नहीं है तो इसके साथ स्टैटिक जीके तो ज़रूरी है यार। स्टैटिक जीके में जो भी आपका कंटेंट आता है, जो भी टॉपिक आता है, उनके बारे में पूरा तो बताया जाता है, नहीं बताया जाता क्या, आप ही बताओ यार। तो सभी साथियों के साथ आप क्या कीजिए, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और सेशन शेयर करने के साथ आप क्या करना, पूरे PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जून 2021 को दिग्गज खिलाड़ी डिंको का निधन हो गया। भाई साहब दिग्गज खिलाड़ी थे, बहुत ही ज़्यादा दिग्गज खिलाड़ी थे, डिंको सिंह। और इन डिंको सिंह का क्या हो गया, अभी हाल ही में
निधन हो गया साथियों। अब ये डिंको सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे मुक्केबाजी से संबंधित। क्या थे? मुक्केबाजी से ये संबंधित थे, और मुक्केबाजी से ये संबंधित थे। इनका अभी हाल ही में क्या हो गया? डिंको सिंह जी का निधन हो गया। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? एक तरह से एमसी जो मैरी कॉम है, एमसी मैरी कॉम के बारे में आपने सुना होगा। ये एमसी मैरी कॉम इनको क्या मानती थी? गुरु मानती थी। क्या मानती थी? एमसी मैरी कॉम इनको क्या मानती थी? गुरु मानती थी, और इनको गुरु मानती थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। डिंको सिंह की हम बात करते हैं, तो डिंको सिंह की हम बात करते हैं तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, और इन्होंने 1998 में एशियन गेम्स में, कब? 1998 में एशियन गेम्स में क्या किया था? एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। क्या किया था? एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल ही जीतने वाले ये खिलाड़ी थे। एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो 1998 का हुआ था ये बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक की बताओ किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? थाईलैंड की ये राजधानी है, और बैंकॉक में ये आयोजन हुआ था एशियन गेम्स 2018 का, और इन्होंने क्या किया था? इसमें गोल्ड मेडल जीता था। अगर हम बात करते हैं इस साल के एशियन गेम्स की, तो इस साल एशियन गेम्स जो हुए थे बॉक्सिंग में किसने जीता? एशियन गेम्स बॉक्सिंग में कौन जीता भैया? पूजा रानी बोरा। आपने नाम तो सुना होगा, पिछली सेशन में आपने बताया था। पूजा रानी बोरा जो थी, इन्होंने क्या जीत लिया था? अभी हाल में गोल्ड मेडल जीत लिया था। और ये एशियन बॉक्सिंग गेम्स कहाँ हुए थे? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित हुए हैं। आगे हम बात करते हैं किन के बारे में? एमसी मैरी कॉम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एमसी मैरी कॉम के बारे में अगर मैं बताऊं तो एमसी मैरी कॉम ने क्या किया था? 2012 का ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक। क्या? 2012 में कांस्य पदक विजेता। कांस्य पदक विजेता कौन थी? एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम। और हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में क्या मिला था इनको? पद्म विभूषण भी मिला था। क्या मिला था? पद्म विभूषण इनको मिला था। पद्म विभूषण मिला था। जिनकी बात करें एमसी मैरी कॉम की हम बात कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, इसी में मैं देखो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अभी देखो ये है डिंको सिंह, और ये डिंको सिंह क्या थे? एमसी मैरी कॉम के क्या थे? गुरु थे। डिंको सिंह क्या थे? एमसी मैरी कॉम के गुरु थे। ये देखो आप, इनका अभी हाल ही में क्या निधन हो गया। और ये है एमसी मैरी कॉम जिनकी हमने बात कर ली, जो इनको गुरु मानती थी। और एमसी मैरी कॉम जो कि 2012 में, और 2012 में इन्होंने पदक जीता था, कांस्य पदक 2012 के ओलंपिक में। आगे बात करते हैं इन क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश करना, और बताना मेरे साथ कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा आंसर है। देखो जवाब देना आप। देखो बताओ, एक सेकंड। हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भैया हाल ही में, जो अभी हाल ही में जो जीता था वो 15 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। कितने जीते हैं? 15 स्वर्ण पदक भारत ने जीत लिए। एमसी मैरी कॉम ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो बताइए, अभी हाल ही मैंने बताया 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था एमसी मैरी कॉम ने। 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक किसने जीता था? एमसी मैरी कॉम ने जीता था। 2020 में एमसी मैरी कॉम पदक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पद्म पुरस्कार दिया था? तो पद्म विभूषण दिया गया था। कौन सा? पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण किसे दिया गया था? 2020 में एमसी मैरी कॉम को दिया था। और अभी हाल में भारत रत्न, भारत विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, इन्हीं की तर्ज पर असम सरकार ने असम रत्न, असम भूषण, असम श्री, है ना, असम विभूषण, ये सारे लॉन्च कर दिए राज्य सरकार, असम सरकार ने। और हम असम के जो सीएम है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने ये सारी चीज़ें अभी लॉन्च की दी है उनके राज्य के नागरिकों के लिए। एक तरह से ये पुरस्कार दिए जाते हैं, नागरिक प्रतिष्ठित सम्मान होते हैं। और इनकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? जो इसकी बात करते हैं भारत रत्न, भारत रत्न की बात करें, पद्म विभूषण की बात करें, इन सब की शुरुआत हुई थी साथियों 1954 में। कब हुई थी? 1954 में शुरुआत हुई थी। और अभी हाल ही में असम सरकार ने इनकी तर्ज पर क्या कर दिया? असम रत्न, असम विभूषण, असम श्री और असम भूषण ये लॉन्च कर दिए। सबकी राशि 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख इनकी पुरस्कार राशि है। शिव थापा का संबंध किस खेल से है? तो शिव थापा का संबंध है साथियों बॉक्सिंग के खेल से। किससे?
बॉक्सिंग जो होती है मुक्केबाजी, इनसे इनका संबंध है। अमित पंघाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी किससे है? बॉक्सिंग से है। किनसे संबंधित है? बॉक्सिंग से। बलदेव सिंह सीनियर का संबंध किससे है? नीचे अगर दिख नहीं रहा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्वेश्चन है बलदेव सिंह सीनियर का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में आपने बताया था बलदेव सिंह जो सीनियर है, इन्होंने इनके नाम पर अभी हाल ही में क्या बन रहा था? बलदेव सिंह सीनियर ने ओलंपिक 1948, 1952 और 1956 में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 1948 के ओलंपिक में, 1952 के ओलंपिक में और 1956 के ओलंपिक इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और इन्हीं की तर्ज पर इनके नाम पर अभी हाल ही में पंजाब का मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया? बलदेव सिंह सीनियर स्टेडियम इनका नाम रख दिया। बलदेव सिंह सीनियर इनका स्टेडियम का नाम रख दिया। मोहाली जो स्टेडियम है जो उसका नाम क्या बदल दिया? बलदेव सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको वन बाय वन समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 8वें नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिल्कुल एग्जाम में छपेगा, ये देख लेना आप राजस्थान वाले तो इसको देख ही लेना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना के प्रारूपों को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना के प्रारूपों को मंजूरी दे दी? तो ये राज्य सरकार थी भैया राजस्थान। कौन सी सरकार? राजस्थान। और राजस्थान ने अभी हाल ही में क्या कर दिया? मुख्यमंत्री की किसान मित्र ऊर्जा योजना है इसके प्रारूपों को मंजूरी दे दी। अब इसमें होगा क्या? तो किसान मित्र योजना में क्या होगा साथियों? किसान मित्र योजना में क्या होगा? जो किसान भाई है, उन किसान भाई जो भी कि अपनी खेती में फसल में पानी देने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? बिजली के उपयोगकर्ता जो भी है उन उपयोगकर्ताओं को क्या मिलेगा? उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये पर मंथ राशि मिलेगी। कितनी राशि मिलेगी? 1000 रुपये पर मंथ राशि मिलेगी। मतलब पूरे साल में, पूरे 12 मंथ में कितनी राशि दी जाएगी इनको? 12,000 रुपये राशि दी जाएगी। 12,000 रुपये राशि दी जाएगी। अगर गुरुजी किसी का बिल मान लो 1000 नहीं आया, 700 आया, तो उसका क्या होगा? तब भी उसको 1000 राशि मिलेगी। वो इसलिए राशि मिलेगी कि उसने 300 रुपये की लाइट का बिल बचाया है। इसकी तर्ज पर ये 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और किसी का बिल ज़्यादा रहे तो खुद भुगतेगा। अगर बात करते हैं तो राजस्थान सरकार ने 1000 रुपये पर मंथ की राशि दी है, 12,000 रुपये पर मंथ ये राशि देगी राजस्थान सरकार। ये बात कर लिया अपन ने, ठीक है। अगर हम इसकी लागत की बात करते हैं तो गुरुजी इसमें लागत कितनी आएगी? तो इसमें लागत आएगी साथियों 145 करोड़ की। कितनी आएगी? 145 करोड़ की इसमें लागत आएगी। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत साहब है। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। क्या है? कौन है भैया? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से, लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से कौन है? जो कि कोटा संभाग से सांसद है जिनका नाम है ओम बिरला। भारत के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें लोकसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में? 25, राज्यसभा की कितनी है? 10 और विधानसभा की कितनी है? 200। ये सारे राजस्थान के बारे में तथ्यात्मक जानकारी है। रणथंभौर, केवलादेव, दर्रा राष्ट्रीय अभयारण्य, ये सारे राजस्थान के। आगे चलता हूँ, मैं राजस्थान की स्थिति आपको बता देता हूँ। तो ये रहा राजस्थान, भारत के मैप में ये रहा राजस्थान। ये देखिए मेरे साथ, ये रहा राजस्थान। ये राजस्थान है जिसकी सीमा इधर है नल्ला पाकिस्तान, जिसकी सीमा लगी हुई है। बात करते हैं तो पंजाब के बाद में हम बात करते हैं किसकी? तो पंजाब ये रहा। इसके बाद हरियाणा के बाद ये दिल्ली यूपी, और दिल्ली यूपी के बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, ये गुजरात, और इधर नल्ला पाकिस्तान, इसकी सीमा लगी हुई है। ये अफगानिस्तान है
और ये यहाँ पर चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और यहाँ भूटान, ये सिक्किम, और सिक्किम यहाँ पर फंसा हुआ है। अभी हाल ही में जो असम के 2 नेशनल पार्क बने हैं, एक का नाम है असम के नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, इसमें मैं बता देता हूँ, इससे रिलेटेड नहीं कर रहा लेकिन बता देता हूँ। एक तो है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना है, एक बना है रायमोना नेशनल पार्क बना है, ये कहाँ का है, असम का है। ठीक है, अभी हाल में 6 और 7 नंबर के नेशनल पार्क बन गए हैं, कौन से, दहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। आगे चले तो किसान मित्र योजना राजस्थान में लॉन्च की गई है, जिसके तहत क्या होगा, इस योजना के तहत, एक कहाँ गया भैया, एक सेकेंड, इस योजना के तहत क्या होगा कि कृषि उपभोक्ता जो है उनके बिजली के बिल प्रतिमाह 1000 रुपये और अधिकतम राशि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। कब से, मई 2021 से इसका लाभ मिलने लग जाएगा आपको। ठीक है, जो बिजली मई का बिल आया होगा उससे लाभ मिल रहा होगा, और पात्र उपभोक्ता जो इसके पात्र होंगे उनके आधार संख्या और बैंक खाते में ये राशि जोड़ दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी किसान भाई परिवार से है उनको ध्यान रखनी है। और इसमें देखो बड़े पैसे वाले नोट, देखो आप ऐसे 1000 रुपये लेकर दीवाने हो जाओगे आप, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो इनसे देखो आप इन क्वेश्चनों को देखो और जवाब देने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये भी, तो इसको नोट करते जाओ। देखो, देश का पहला कृषि आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देश का पहला कृषि आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्टार्ट किया गया है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ स्टार्ट किया गया है? जयपुर में स्टार्ट किया गया है, जयपुर राजस्थान में। और जयपुर राजस्थान में देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कृषि आधारित जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है। देश का पहला सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला राज्य, यहाँ पे याद है आपको चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के तहत क्या करेंगे, देश के जो पहला सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन बन गया? चिरंजीवी योजना के तहत ये उपलब्ध कराएंगे, और ये बन गया है राजस्थान। कौन बन गया भैया? राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हो गया। ये कांग्रेस नेता थे, कांग्रेस से ये बिलोंग करते थे, और जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, कहाँ के थे? ये राजस्थान के थे। कहाँ के थे? राजस्थान के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ जी पहाड़िया, और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? देखो ऊपर किसका था मैं, एक सेकेंड, ये देखो घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा। तो घर घर औषधि में क्या होगा कि आपको औषधि के पौधे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। औषधि के पौधे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जैसे औषधि में बात करते हैं तो तुलसी वगैरह इसमें शामिल की जाएगी, तुलसी के पौधे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो घर घर औषधि योजना किस राज्य में सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो आपने देख लिया होगा, तो ये सारी योजना के बारे में पूरी कटिंग लेके आया था। योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसमें जो प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, सॉरी 450 करोड़ रुपए का आएगा। इसमें सारी चीज़ें आपको दी हुई है। बिजली बिल में एक साल में 12,000 रुपये तक का अनुदान राशि दी जाएगी। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन था? राजस्थान। ये राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी है जो आपको एक तरह से निपटा लेनी है और नोट करके दीवार में चिपका लेना है, या कहीं पर भी आपको नोट्स बना लेना है। उम्मीद करता हूँ अगर सेशन पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर कीजिएगा। ठीक है, जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? अरे राजस्थान की बात करेंगे उससे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कितनी रामसर साइट है? तो 42 रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट है? 42 रामसर साइट है। तसोकर नाम सुना होगा, तसोकर रामसर साइट जो कि नई बनी थी। कहाँ पर बनी थी? जम्मू एंड कश्मीर में। तसोकर रामसर साइट बनी थी नई। इंडिया की 42 रामसर साइट है, जिनमें बात करते हैं 2 रामसर साइट किसकी है? राजस्थान की 2 रामसर साइट है। एक तो है साथियों सांबर, खारे पानी की झील कहाँ है? राजस्थान में सांबर। दूसरी कौन सी है? तो दूसरा है केवलादेव। कौन सी साइट है? केवलादेव। केवलादेव आपने नाम सुना होगा, केवलादेव के बारे में आपने नाम सुना होगा। और सांबर जो है इससे देश का लगभग 8% एग्जैक्ट मतलब यहाँ से नमक उत्पादन होता है, और ये नमक उत्पादन खारे पानी की ये झील है सांबर झील। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सांबर डिंडवाना
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्यारा प्यारा क्वेश्चन जो आपने के लिए साइंस का क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो भैया किसान का मित्र किसे कहा जाता है? अब ये मत बोल देना कि बाबूलाल जी को कहा जाता है या रामलाल को कहा जाता है कि वो किसान है उसका मित्र तो वो है, ऐसा नहीं है आंसर। समझ रहे हो आप? इसलिए कि कोई रामलाल किसान जा रहा है उसका मित्र बना दो, अरे गुरुजी वो रामलाल किसान है उसका मित्र बाबूलाल है, वो आंसर नहीं आएगा कॉपी में। आज किसान का मित्र कहा जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो किसान का मित्र कहा जाता है केचुओं को। किसके कहा जाता है? तो केचुए आपने सुने होंगे, तो खेती को जमीन को क्या कर देते हैं? पोला कर देते हैं, मतलब एक तरह से उसमें खदान का काम कर देते हैं, वो केचुआ कहलाता है। और केचुए की जो बात करते हैं तो किसान का मित्र केचुआ को कहते हैं। तो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, रामसर साइड सांबर और केवलादेव। किसान मित्र केचुआ। देश का पहला जो बात करते हैं कृषि आधारित सौर ऊर्जा यंत्र लागू करने वाला राजस्थान जयपुर। इसके अलावा चिरंजीवी मुक्ति योजना राजस्थान में। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैव ईंधन नीति लागू करी थी। आगे बात करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार धमाकेदार शेयर कर दो, लाइक कमेंट चलते रहने चाहिए। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं मायूस ना होकर बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अपने हौसलों को बुलंद रखना है और आगे बढ़ते जाना है। जो पढ़ने आएगा वो सीख कर जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ सीख कर नहीं जाए। आने वाले भविष्य में यही क्वेश्चन आपके टपकने वाले हैं। कई बार से आपका पेपर नहीं आएगा, हाँ लेकिन आएगा इनमें से ही। ठीक है। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन है, जिनका हाल ही में 9 महीने के लिए कार्य विस्तार कर दिया गया है, सेवा का विस्तार कर दिया गया है। तो वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम की हम बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष बने एम.आर. कुमार। क्या नाम है? एम.आर. कुमार। और एम.आर. कुमार के जो बात करते हैं, ये अभी हाल ही में LIC का कार्यकाल इनका 9 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कार्यकाल 9 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये 9 मंथ के लिए बढ़ा दिया है, जिनका नाम है एम.आर. कुमार। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या नाम है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इनके अध्यक्ष का जो कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जिनका नाम है एम.आर. कुमार। LIC की स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे? बताओ जल्दी से बताओ। तो LIC की स्थापना हुई थी साथियों 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में। अगर हम बात करते हैं तो इनको क्यों बनाया गया है, विस्तार क्यों किया गया है, तो जो इनिशियल जो बात कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, एक सेकेंड में बताता हूँ। इनिशियली देखो IPO क्या होता है, इस IPO के तहत ये क्या करेंगे, IPO को बढ़ावा देंगे। अब IPO क्या होता है? इनिशियली पब्लिक ऑफर। इनिशियली पब्लिक ऑफर, इसको बढ़ावा मिलेगा। इसी को देखते हुए इनको क्या किया गया, वापस से 9 महीने का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है IPO को बढ़ाने के लिए। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होगा साथियों, तो इसमें यह होगा कि अगर जो भी कंपनी है वो पहली बार क्या होती है, मार्केट में आती है। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आती है, वो मार्केट में अपना क्या करेगी, शेयर को साझा करेगी। क्या करेंगी? उपयोगकर्ताओं के शेयर साझा करेगी। तो उन उपयोगकर्ताओं के शेयर को साझा करने के बीच, जनता के बीच लाने के बीच में इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। उन शेयर्स को जनता के बीच ऑफर के तौर में लाया जाएगा। इसी की तर्ज पर इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आगे हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा LIC का 9 महीने के लिए एम.आर. कुमार। अब देखो ये भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये एम.आर. कुमार। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो जैसे आप बताइए अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी किसके चेयरमैन है? बताइए आप। अजय त्यागी जी किसके चेयरमैन है? दिनेश कुमार खारा किसके चेयरमैन है? टी.बी. नरेंद्रन किसके चेयरमैन है? उदय शंकर किसके चेयरमैन है? और गैस रमन किसके चेयरमैन है? ये आपको अभी हाल ही में जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप देना है और बताना है कि अभी हाल ही में अजय त्यागी किसके चेयरमैन हैं। ठीक है। तो देखो आपने नाम सुना होगा किसका, सेबी का नाम सुना है? सेबी का नाम सुना है नहीं सुना, ये बताओ। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारतीय विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी है। कब है?
ये अजय त्यागी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की बात करते तो 1988 में, और 1992 में इसका क्या था, एक्ट आया था। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है साथियों, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खराबैया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या है, दिनेश कुमार खरा क्या है, अध्यक्ष है। अजय त्यागी किसके है, किसके है साथियों, अजय त्यागी, तो अजय त्यागी है सेबी की, किसके है, अजय त्यागी। और अभी हाल ही में टीबी नरेंद्रन को किसका बनाया गया था, तो उद्योग परिसंघ का, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किनको, टीबी नरेंद्र को। उदय शंकर फिक्की के, किनके, फिक्की के। और गैस नंबर की एस रमन किसके, सिडबी के, किसके, सिडबी के। ये एस रमन सिडबी के क्या है, अध्यक्ष है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। तो अजय त्यागी सेबी के, दिनेश कुमार खरा एसबीआई के, टीबी नरेंद्र उद्योग परिसंघ के, उदय शंकर फिक्की के, और एस नंबर सिडबी के। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल एक ना एक एग्जाम में छपेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सीबीआई के अभी हाल ही में कौन बनाए गए थे, बताओ, सीबीआई के कौन बनाए गए थे, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को अभी हाल में सीबीआई के डीजी नियुक्त किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों 10वें नंबर का। इसके बारे में जिसको जानकारी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 9 जून 2021 को किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच कॉरपोरेट, एक सेकेंड यार, कॉरपोरेट जो अभ्यास है, कॉरपोरेट युद्ध अभ्यास है, क्या है, कॉरपोरेट युद्ध अभ्यास है। इस कॉरपोरेट युद्ध अभ्यास हुआ है दो देशों की नौसेनाओं के बीच में। और ये कॉरपोरेट अभ्यास किस किस के बीच हुआ है, ये हुआ है साथियों भारत और आयरलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसका नाम क्या है, कॉरपोरेट। क्या नाम है, कॉरपोरेट युद्ध अभ्यास है। अब ये कॉरपोरेट युद्ध अभ्यास क्या है, इसका नाम बताइए गुरुजी। कॉरपोरेट युद्ध अभ्यास क्या है, तो कोऑर्डिनेशन पेट्रोल एक्सरसाइज। क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन पेट्रोल एक्सरसाइज। और ये अभ्यास कहाँ हुआ है, तो ये भारत और थाईलैंड की दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में कॉरपोरेट अभ्यास हुआ है। हम आज निपटारा कर लेते हैं साथियों महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छपने वाला है। ये देखो आप, ये देख लो आप, भारत और थाईलैंड के बीच में ये हुआ है, और ये थाईलैंड के बीच में नौसेनाओं के बीच में कॉरपोरेट अभ्यास हुआ है। अब सैन्य अभ्यास काम करते हैं सुपड़ा साहब, क्या करते हैं, सुपड़ा साहब। सैन्य अभ्यास काम सुपड़ा साहब कर लेते हैं। मेरे साथ जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ। वज्र प्रहार किस किस के बीच में हुआ था, तो वज्र प्रहार किसके बीच में होता है साथियों, अमेरिका और इंडिया के बीच में। किनके बीच में, अमेरिका और इंडिया के बीच में युद्ध अभ्यास है। एक्स डेजर्ट नाइट, भारत और फ्रांस, याद है आपको, एक्स डेजर्ट नाइट कहाँ पर हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में, जोधपुर की सीमा पर, याद है आपको, जोधपुर में हुआ था। डस्ट लेक किसके बीच हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान। डस्ट लग गई भैया, उज्बेकिस्तान। डस्ट लेक, भारत और उज्बेकिस्तान की हम बात करते हैं तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता, कहाँ होता, तो ये होता रानीखेत उत्तराखंड। कहाँ पर, रानीखेत उत्तराखंड में ये युद्ध अभ्यास हुआ था। बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका, एक्स डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस जोधपुर, डस्ट लेक भारत प्लस उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में रानीखेत उत्तराखंड में। खंजर की हम बात करते हैं तो खंजर होता भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये खंजर युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसका नाम है भारत और किर्गिस्तान। और कहाँ पर हुआ था, बिश्केक में। कहाँ पर हुआ था, बिश्केक में ये युद्ध अभ्यास हुआ था। शक्ति बताओ, अब बताओ शक्ति किसके बीच में होता, तो इंडिया और किसके बीच हुआ था, बताओ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में शक्ति होता है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या होता, इंडोनेशिया के बीच होता शक्ति युद्ध अभ्यास। गरुड़ की बताओ, इंडिया और फ्रांस किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या होता, गरुड़ होता है। इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या होता, नहीं यार एक सेकेंड,
तो एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। इंडिया और बात करते हैं फ्रांस के बीच तो होता शक्ति, इंडिया और फ्रांस के बीच होता शक्ति, और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच क्या होता, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता ग्रोड। क्या होता, इंडोनेशिया के बीच ग्रोड होता। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मालाबार युद्ध अभ्यास भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मतलब अमेरिका, ये चारों इसमें शामिल होते हैं। किसमें, तो मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएस शामिल होते हैं। सूर्य किरण कहाँ पे लागू होता है, बताओ सूर्य किरण के बताओ। सूर्य किरण होता है साथियों इंडिया और नेपाल के बीच में। किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में युद्ध अभ्यास का क्या नाम है, सूर्य किरण। मित्र शक्ति कहाँ हुआ था, इंडिया और किसके बीच हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। इंडिया और किसके बीच हुआ था, नेपाल के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। और अजय वॉरियर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों ये तीनों, इन सभी क्वेश्चन की लिस्ट बना लेना आप और कमेंट बॉक्स में छाप देना। अजय वॉरियर की हम बात करते हैं तो अजय वॉरियर होता है इंडिया प्लस यूके के बीच में। किसके बीच में, इंडिया प्लस यूके के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति हुआ था। और बात करते हैं कौन सा बचा है, एक बच गया यार, नाम क्या है उसका, सूर्य किरण लिख लिया। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये हो गया, इंडिया प्लस यूके के बीच में ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एक्सरसाइज और इंडिया प्लस थाईलैंड के बीच में कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास। तो ध्यान रखना है आपको, एक बार फिर से रिवीजन कर लो और सुपड़ा साफ कर लो आप इसका। और देखो मैं बताता हूँ, एक बार फिर से आप देख लो। वज्र प्रहार किस के बीच हुआ, अमेरिका प्लस इंडिया। वज्र प्रहार इंडिया प्लस अमेरिका। एक्स डेजर्ट नाइट भारत प्लस फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हुआ था जो कि जोधपुर में हुआ था। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत प्लस उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था रानीखेत उत्तराखंड में। खंजर युद्ध अभ्यास भारत प्लस किर्गिस्तान बिश्केक में हुआ था। शक्ति की बात करते हैं इंडिया प्लस फ्रांस शक्ति हुआ था। गरुड़ की बात करते हैं इंडिया प्लस इंडोनेशिया गरुड़ हुआ था। मालाबार भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण हुआ था। अब बात करते हैं अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और यूके के बीच में हुआ था। और मित्र शक्ति जो कि बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में बिल्कुल छपेगा और आप इसको नोट करके रख लेना और दीवार में चिपका लेना। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है। और क्वेश्चन ऑफ द डे में इसको नोट कर लेना कि 11 से 12 जून 2021 को शुरू हुआ यूरो 2020 टूर्नामेंट का क्रमांक किस खेल से है। तो 11 और जो 12 जून को हुआ शुरू यूरो 2020 यूरो 2020 टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इसका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से, हॉकी से, गोल्फ से या फुटबॉल से, यह आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्लास खत्म होने के बाद रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यू मायूस होकर ना बैठ, वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़े भी आएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा आने वाले सभी सेशन में। मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। सभी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर करके बताएं कि सेशन कैसा लगा। और जो भी आपकी समस्याएं आ रही है उभर के उन सभी समस्याओं का समाधान आपका किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा जो भी आपकी समस्या है। और यदि आपको PDF नहीं मिलती तो साथियों PDF लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अपना देखो, अपनी बात करते हैं अपने जीवन की, तो थोड़ी सी जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखना, छोटों को प्यार देना, बड़ों को सम्मान देना और अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करना कि कोई भी महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और आपका आभार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, बाय।